पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग रॉड को मूव कराया जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। अब इसी बात को ऐसे भी बोला जा सकता है कि ये जो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये भी मोशनल ईएमएफ में ही आएगा। हाँ, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें हम एक कंडक्टिंग रॉड को मूव करा रहे हैं, तो इसको एक वर्ड स्वीपिंग भी यूज़ कर सकते हैं। स्वीपिंग, जैसे ये कंडक्टिंग रॉड है हमारा PQ, जब ये PQ कंडक्टिंग रॉड ऐसे चलता है तो ये एक एरिया स्वीप करते हुए आगे बढ़ता है। ये एरिया स्वीप हो रहा है, ठीक है। तो बिगिनिंग में जब एरिया 0 था तो चेंज इन फ्लक्स कितना था, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा था। जैसे जैसे ये रॉड आगे बढ़ता है तो अगर डेल्टा टी टाइम में इतना एरिया स्वीप किया, ये डेल्टा ए एरिया है जिसको इसने स्वीप किया है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेल्टा ए बाई डेल्टा टी हो जाता है। और इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई कर दो तो ये चेंज इन फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। तो वही बात है, बस कहने का ढंग दूसरा है। इसको हम स्वीपिंग ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं, स्वीपिंग ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये जो रॉड है कंडक्टिंग रॉड, इस केस में जब स्वीप कर रहा है तो एक रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे सीधा चले रॉड, ऐसे सीधा रॉड चले तभी इसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्वीपिंग ऑफ एरिया वाले पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को किसी भी शेप में स्वीप करे, ये कंडक्टिंग रॉड किसी भी शेप में स्वीप करे तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी मोशनल ईएमएफ हमें मिल जाएगा। जैसे कि मॉपिंग किया जाता है स्टेशन में, तुमने देखा होगा जो मॉप यूज़ करते हैं वो कैसा मॉप होता है, ऐसे सीधा सीधा इस तरह से मॉपिंग किया जाता है। लेकिन मॉपिंग करने के लिए, या स्वीपिंग भी बोल सकते हो, तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा डस्टर को ऐसे चलाएं। हम ऐसे भी चला सकते हैं, ऐसे सर्कुलर में भी चला सकते हैं, या एक एंड फिक्स कर दें और ऐसे भी घुमा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो स्वीपिंग। तो स्वीपिंग वाला टर्म याद रखने से तुम ये समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड को कंडक्टिंग रॉड किसी भी शेप में, किसी भी ढंग से स्वीप करे, उसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो हमारा जो अगला जो प्रॉब्लम है वो इसी तरह का है। उसमें एक कंडक्टिंग रॉड है, वो मैग्नेटिक फील्ड को स्वीप कर रहा है, लेकिन वैसे स्वीप नहीं कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। यहाँ पे स्वीप करने का ढंग थोड़ा अलग है। तो इस बार कंडक्टिंग रॉड कैसे है कि कंडक्टिंग रॉड का एक एंड फिक्स है। ये हमारा कंडक्टिंग रॉड है, मान लो ये कंडक्टिंग रॉड है P, और O पॉइंट जो है इसका, चलो Q मान लेते हैं, पहले भी PQ रॉड लिया था, तो इसका Q एंड जो है, Q एंड अपनी जगह में फिक्स है। और इस रॉड को ऐसे रोटेट कराया जाएगा, ऐसे रोटेट कराया एक एंड को फिक्स करके, और ये जो काम हो रहा था ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा था। यानी यहाँ पर जो स्वीपिंग है रॉड का वो वैसा नहीं है जैसा हमने पिछले केस में देखा था। यहाँ भी स्वीपिंग हो रहा है बट थोड़ा अलग टाइप का एरिया बन रहा है। वहाँ पर रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा था, यहाँ पे सर्कुलर एरिया बन रहा है, ठीक है। तो इस केस में भी इस रॉड के दोनों एंड्स के अक्रॉस, P और Q के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो वो ईएमएफ कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज़ किसी इंस्टेंट पर रॉड इस पोजीशन में था जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे इंस्टेंट पर ये रॉड हमारा सपोज़ इस वाले पोजीशन में आ गया, P डैश पर आ गया, और इस ड्यूरेशन में इसने डेल्टा थीटा एंगल से इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और P से P डैश पहुँचने में इसको टाइम लगा मान लो डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। और इस प्रॉब्लम में ये भी कहा गया है कि ये जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन गिवन टाइम, यानी कि एंगुलर जो स्पीड है इस रॉड के रोटेट होने की वो कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये रॉड जो रोटेट हो रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड रोटेट हो रहा है, वो है मान लो ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम।
तो अब हमें बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कितना ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग होती है कितनी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो एरिया यहाँ पे स्वीप हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो अगर यहाँ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? अगर हम फाई की वैल्यू लिखते हैं, फाई की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी कितनी? b इंटू ए, ठीक है। और कॉस थीटा जो यहाँ पर था वो कॉस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एरिया देख ही रहे हो कि बोर्ड के प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड ये जो क्रॉसेज हैं ये भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो या तो यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा या कॉस पाई हो जाएगा। दोनों ही केस में कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो हम यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू को 1 लिख लिया है। वो 1 या -1 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि किस एंड पर पॉजिटिव हुआ, किस एंड पर नेगेटिव हुआ, और उसके अकॉर्डिंग लेंस लॉ को सेटिस्फाई करते हुए हम देख लेंगे कि एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा, ठीक है। तो 180 आएगा या 0 आएगा, ये उस बात पर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, वो बाद में देखा जाएगा उसको। तो बी ए हमने लिख दिया फ्लक्स की जगह, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बी इज़ कॉन्स्टेंट, तो अंदर बचता है dA/dt, ठीक है। एरिया में जो चेंज होगा वो यहाँ पर लेना है। अब एरिया में कितना चेंज हो रहा है, कितना एरिया स्वीप हो रहा है, वो निकाल लेते हैं। वही वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा ईएमएफ आ जाएगा। एरिया स्वेप्ट बाय द रॉड PQ, कितना एरिया स्वीप कर रहा है, ठीक है। तो कितना एरिया स्वीप कर रहा है, अगर डेल्टा ए लिखें, डेल्टा ए मतलब डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया स्वीप हुआ। तो यहाँ पर देखो कि अगर डेल्टा टी छोटा होता तो ये जो ट्रायंगल है क्यू पी पी डैश, ये ट्रायंगल में पी पी डैश जो है उसको चाहे ये आर्क ले लो और चाहे ये स्ट्रेट लाइन ले लो। कब? जब डेल्टा टी बहुत छोटा है। अदरवाइज़ इसको ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ये एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्यू पी पी डैश, तो ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये इसका हाइट है। तो हाइट की वैल्यू फ़िलहाल हम यहाँ पे मान लेते हैं OQ लिख लेते हैं, OQ, ठीक है। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी कि क्या होगा? डेल्टा A/डेल्टा टी, डेल्टा A/डेल्टा टी हो जाएगा। अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा ही हमें लेना है क्योंकि ये रोटेशन कंटिन्यूस हो रहा है, यहाँ के बाद यहाँ डायरेक्ट स्टेप्स में नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूस रोटेशन हो रहा है। तो कंटिन्यूस रोटेशन अगर हो रहा है तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की वैल्यू भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर लेंगे। तो फॉर स्मॉल डेल्टा टी, therefore for delta t tending to 0, rate of change of area को क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा A/डेल्टा टी। तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, तो इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं dA/dt। और जब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो dA/dt में इसको डेल्टा टी से डिवाइड भी किया जा सकता है। एक लाइन यहाँ पर और लिख लेते हैं, उसके बाद में डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा ए की वैल्यू ये रही 1/2 PP डैश OQ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 अगर है तो क्या हो जाएगा? अब डायग्राम में देखें, PP डैश, ये स्ट्रेट लाइन लो या आर्क लो, एक ही बात है। तो अगर हम रॉड की लेंथ को मान लें L, ठीक है, तो PP डैश क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा, और L है रेडियस। तो L रेडियस डेल्टा थीटा एंगल घूमेगा तो कितना आर्क बनेगा, यानी PP डैश की वैल्यू हो जाएगी L इंटू डेल्टा थीटा। और OQ पर ध्यान दो, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो ये एंगल बहुत छोटा होगा। एंगल छोटा होने से
QP, QP डैश और QO ये सभी लगभग बराबर हो जाएंगे और इस रॉड की लेंथ के ही इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा टी, अब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो और बाकी सारी चीज़ें जो कांस्टेंट है उनको बाहर लिख लेते हैं। 1/2 रॉड की लेंथ है वो भी चेंज नहीं होती है और यहाँ पर क्या हमें मिल गया, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ये थी हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बट अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा 1/2 L² डी थीटा ओवर डी टी, एंड डी थीटा ओवर डी टी इज़ कुछ छूट गया है, नहीं ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ही निकाल रहे थे, dA/dt ही चल रहा था ये, ठीक है। तो 1/2 L² ओमेगा ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया। अभी जो पीछे इक्वेशन लिखी थी EMF के लिए उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे dA/dt को, तो हमारा इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF कितना हो गया, देयरफॉर इंड्यूस्ड EMF E कितना था, B इंटू dA/dt था, dA/dt की ये वैल्यू हमने निकाली है, तो 1/2 B ओमेगा L², ये इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ गई। तो ये इंड्यूस्ड EMF किन बातों पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उस जगह में जहाँ ये रोटेशन हो रहा है, रॉड की लेंथ कितनी है, और ओमेगा एंगुलर स्पीड कितनी है। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया और इसका एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस सॉल्व्ड क्वेश्चन के जस्ट बाद में ही NCERT बुक में मिल जाएगा एक एप्लीकेशन। उसमें कहा गया है कि अगर ये एक साइकिल का व्हील होता, साइकिल का व्हील, और ये जो रॉड है इसकी बजाय इमेजिन करो कि साइकिल के व्हील के जो स्पोक्स हैं वो हैं, तो जब साइकिल चलेगी तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट होगा, किस डायरेक्शन में चलने पर कट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस बारे में थोड़ा विचार करना है, एनालिसिस करना, वो तुम्हारा काम है। अर्थ्स मैग्नेटिज्म पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में, तो उसमें पढ़ करके थोड़ा एनालाइज करना और समझने की कोशिश करना कि साइकिल को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए जिससे कि उसके स्पोक्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करेंगे। नॉर्थ साउथ चलना चाहिए या ईस्ट वेस्ट चलना चाहिए या और कोई डायरेक्शन, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो व्हील में 20 स्पोक्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो एक्सल और रिम के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा। डायग्राम को चाहे तो फिर से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक साइकिल का व्हील है, ये इसका एक्सल है, और ये जो बाहर सर्कल दिखाई दे रहा है ये रिम है, और जब ये साइकिल चलेगी इसमें 20 स्पोक्स हैं। ये काउंट करने की कोशिश नहीं करना, 20 हो ये ज़रूरी नहीं है, जस्ट फॉर पिक्चर 20 स्पोक्स हैं ये, ठीक है। 20 स्पोक्स जो जिसको बोलते हैं साइकिल में जो ऐसे तीलियां लगी हुई हैं वो हैं, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करते हुए ये व्हील जा रहा है, उसमें रोटेट हो रहा है। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H यहाँ पर लिख दिया। तो अगर 20 स्पोक्स हैं तो एक्सल और रिम के बीच में कितना EMF इंड्यूस होगा, ये पूरा रिम है। तो इसको सॉल्व करते समय ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि एक स्पोक में अगर इतना EMF इंड्यूस हुआ, एक स्पोक मान लो ये वाला है PQ, तो एक स्पोक में इतना EMF इंड्यूस हुआ, तो 20 स्पोक्स अगर हैं तो कितना EMF इंड्यूस हो जाएगा, इसका 20 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ज़्यादातर लोग करेंगे, लेकिन ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा कि जैसे पिछले डिस्कशन में भी बोला था कि एक कंडक्टिंग रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो वो एक बैटरी के जैसे बिहेव करेगा, एक छोटी बैटरी के जैसे। जैसे पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो इसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और ये रॉड एक बैटरी के जैसा बिहेव करेगा। तो अब इमेजिन करो कि हर एक स्पोक जो है वो एक बैटरी है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था,
उसमें बताया गया था कि बैटरीज़ को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, हर एक बैटरी को, हर एक सेल को, सेल भी बोल सकते हैं, हालांकि बैटरी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बट हम अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में बैटरी और सेल को एक ही चीज़ कह देते हैं। तो मान लो कि एक सेल है, सेल के जैसे है, हर एक स्पोक एक सेल है। तो अगर सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था, पैरेलल में कनेक्ट करने पर जो नेट ईएमएफ आएगा कॉम्बिनेशन का, वो एक सिंगल सेल के ईएमएफ के ही बराबर होगा, चाहे तुम कितने भी सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दो। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, हर एक स्पोक अपने आप में एक बैटरी है, और ये मान लो हमने इस स्पोक को चुना, इधर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव है ऐसा मान लो, और इधर वाला एंड नेगेटिव है। तो हर स्पोक क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही रोटेट हो रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सब कुछ सेम है, तो हर स्पोक का पॉजिटिव इधर होगा, नेगेटिव एक्सल की तरफ होगा, इसका पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो जब हर सेल का पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है, कैसे, इस तरह से समझो, ये मान लो हमने 3 सेल्स बना लिए यहाँ पर, हर सेल का पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है और हर सेल का नेगेटिव भी आपस में कनेक्टेड है। तो ये 3 सेल थे, E1, E2, E3, इनके ईएमएफ थे, मान लो सबका ईएमएफ सेम था, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में जो नेट ईएमएफ होगा वो किसी एक सेल के ईएमएफ के ही बराबर होगा, चाहे कितने भी सेल्स तुम यहाँ पर कनेक्ट कर दो। तो वैसा ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर एक सेल होता यानी एक स्पोक होता तो इतना ईएमएफ था, 20 सेल्स हैं और सबका पॉजिटिव रिम के थ्रू, रिम भी कंडक्टिंग मटेरियल का होता है, साइकिल का रिम तो देखा ही होगा, तो सबका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रिम के थ्रू आपस में कनेक्टेड है, और सबका नेगेटिव यहाँ पर एक्सेल पे कनेक्टेड है, यानी कि सारे पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड हैं, सारे नेगेटिव आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस एक्सेल और रिम के बीच में जो ईएमएफ होगा वो किसी एक स्पोक के अक्रॉस मिलने वाले ईएमएफ के ही बराबर होगा, चाहे यहाँ पर कितने भी स्पोक्स हों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 20 टाइम्स दिस मच नहीं होगा, जो करेक्ट आंसर है वो उतना ही होगा जितना एक स्पोक के अक्रॉस होता है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब ये मोशनल ईएमएफ का टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसी के जस्ट आगे एनर्जी कंसिडरेशन वाला टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। फिर एनर्जी कंसिडरेशन के बाद एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल 6.8 है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आया है। तो इस क्वेश्चन में कई सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, आंसर में, नॉट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बस एक केस दिया गया है जिसमें एक मेटेलिक फ्रेम है, वैसे ही जैसे हमने मोशनल ईएमएफ में यूज़ किया था, एक मेटेलिक फ्रेम है, उसके ऊपर एक कंडक्टिंग रॉड मूव कर रहा है, तो उस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़, जो एसोसिएटेड डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए ग्राफ बनाने को बोला गया है, ठीक है। तो ये तुम्हें पहले खुद से स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद में जब हम डिस्कस करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, सॉल्व्ड क्वेश्चन 6.8, इसको अच्छे से स्टडी करना है। और फिर नया टॉपिक शुरू होगा, एडी करंट्स। तो एडी करंट्स देख लेते हैं, एडी करंट्स का क्या मतलब है। तो एडी करंट्स इनका नाम इसलिए है, एडी का मीनिंग क्या होता है, एडी का जो हिंदी में मीनिंग होता है उसको बोलते हैं भंवर। भंवर का मतलब क्या है कि नदी में कभी देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स में पानी घूमता है, जिनको हम भंवर बोलते हैं, और उसी का इंग्लिश नेम है एडी। तो ये हो गया एडी करंट, यानी कि ऐसे छोटे छोटे जो लूप्स होते हैं, ये मान लो ऐसे पानी फ्लो हो रहा था नदी में, तो बीच बीच में ऐसे लूप्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं एडीज़, यानी कि भंवर। तो एडी करंट टर्म जो है वो यहीं से आया है, और फैराडेज लॉ से उसका क्या रिलेशन है वो देख लो। एडी करंट्स, तो फैराडेज लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक कॉइल है तो उसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगा। तो कॉइल में क्या होता है कि एक वायर है, एक पतला रास्ता है जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर इस
कॉइल की बजाय अगर हम एक डिस्क ले लेते, मान लो हमने एक डिस्क ले लिया। कॉइल और डिस्क में क्या अंतर है? कॉइल में सिर्फ किनारे किनारे पर सर्कुलर लूप, बल्कि बोलो कॉइल भी रहने दो, एक सर्कुलर टर्न है यानी एक लूप है। तो लूप में मटेरियल खाली यहाँ रहता है किनारे किनारे, तो उसी में चार्ज फ्लो होगा। लेकिन अगर हमने एक डिस्क ले लिया, डिस्क मतलब यहाँ अंदर पूरे में भी मटेरियल है। जैसे ये हमारा डिस्क है जिसको हम डेली यूज़ करते हैं, ये डिस्क है। ऐसा डिस्क ले लिया, खाली लूप नहीं है, पूरा डिस्क है, सब जगह मटेरियल है। तो अगर इस डिस्क के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा हो, मतलब इस डिस्क के सामने अगर हम मैग्नेट रखें और उस मैग्नेट को मूव कराएं या डिस्क को मूव कराएं, कुछ भी कर सकते हैं। फ्लक्स चेंज के लिए कोई भी काम किया जा सकता है, इस डिस्क को रोटेट भी किया जा सकता है। तो क्या होगा कि अब खाली यहाँ किनारे किनारे तो मटेरियल है नहीं, तो चार्ज का फ्लो सिर्फ यहाँ नहीं होगा, इस पूरे मटेरियल में, पूरे डिस्क में होने लगेगा। और ऐसे एक वेल डिफाइंड एक पतला रास्ता नहीं होगा, इस पूरे डिस्क के वॉल्यूम में सब जगह ऐसे स्मॉल करंट लूप्स बन जाएंगे। ठीक है, ये करंट लूप्स बन गए पूरे वॉल्यूम में ऐसे करंट लूप्स बन जाएंगे, जिनको कहा जाएगा एडी करंट्स, क्योंकि ये पानी में बनने वाले एडीज़ के जैसे होते हैं। दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे, दिखाई देते हैं, बट वो ऐसे होते हैं। तो एडी करंट्स बनने का एक्सप्लेनेशन भी वही है, सेम, कि जब इस डिस्क के पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर इस तरह के करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, एडी करंट्स। एडी करंट्स का डायरेक्शन लेंज लॉ को फॉलो करता है। लेंज लॉ में क्या बोला गया था कि जिस कॉज से इंड्यूस हुआ है उस कॉज को अपोज करना है। तो अगर इस डिस्क से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहा है, तो एडी करंट्स का डायरेक्शन ऐसा होगा कि फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो एडी करंट्स का डायरेक्शन भी लेंज लॉ फॉलो करेगा, ऐसा होगा कि घटने से रोकेगा। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। उसमें क्या बोला गया है कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में अगर एक मेटेलिक प्लेट को सस्पेंड करके ऑसिलेट कराया जाए, ऐसे कुछ डायग्राम दिया है, इधर नॉर्थ और इधर मान लो साउथ पोल है, और यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेट को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया मतलब लटका दिया गया, और फिर इस प्लेट को ऐसे ऑसिलेट कराया जाए। ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच में ये प्लेट ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। तो ऑसिलेट होने से क्या होगा, बार बार ये मेटेलिक प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, फिर पीछे निकल जाएगा, फिर वापस आके एंटर करेगा, फिर आगे निकल जाएगा। तो बार बार ये प्लेट मैग्नेटिक फील्ड के वाले रीजन में अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। तो प्लेट जब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर एंटर कर रहा होगा तो इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। देखो, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो बार बार मैग्नेटिक फील्ड में प्लेट एंटर करेगा और बार बार बाहर निकलेगा। तो इस वजह से इस प्लेट के अंदर से पास होने वाला फ्लक्स कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज की वजह से इस पूरे प्लेट के वॉल्यूम में एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे। और एडी करंट्स का नेचर लेंज लॉ फॉलो करता है, यानी कि एडी करंट्स का जो डायरेक्शन होगा वो बार बार यहाँ होने वाले फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा। तो फ्लक्स चेंज को अपोज करने की वजह से ये प्लेट का ऑसिलेशन बहुत जल्दी ही रुक जाएगा। ठीक है, तो फिर और क्या इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस प्लेट को, ऐसा एक पूरा प्लेट था, उसमें अगर कटिंग्स बना दिए जाएं, ऐसे इस पूरे प्लेट में एरिया उतना ही रखा, बस क्या किया, ऐसे बीच बीच में कट्स बना दिए प्लेट्स को। अगर सामने से देखोगे प्लेट को तो इस तरह से कर दिया गया कि इस प्लेट को ऐसे कर दिया, ऐसे इसमें कट्स बना दिए गए। ठीक है, या होल्स भी बनाए जा सकते हैं, पूरे प्लेट में होल्स भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह से बना दिया। यहाँ पर ऐसे कटिंग्स यहाँ दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का इसमें बना दिया गया। फिर क्या ऑब्ज़र्व किया गया कि जब हम ऐसे कटिंग्स बना देते हैं प्लेट में, तो इस प्लेट का ऑसिलेशन पहले से ज़्यादा देर तक होता है, ज़्यादा देर तक चलता है ऑसिलेशन। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एडी करंट्स का इफ़ेक्ट, जब हम ऐसे कटिंग बना देते हैं तो एडी करंट्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। एडी करंट्स का इफ़ेक्ट क्या था कि इसके मोशन को अपोज करना, क्योंकि वो लेंज लॉ फॉलो करता है, जिस कॉज से इंड्यूस हुआ उसको अपोज करना है उसे। तो एडी करंट्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है और इसीलिए ये प्लेट का ऑसिलेशन जल्दी नहीं रुकता है और देर तक चलता रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें कटिंग बना देने से ऐसा इसलिए हुआ
कि पहले वाले केस में जब हमारा प्लेट ऐसे था तो एडी करेंट्स को एक छोटा रास्ता ट्रैवल करना पड़ता था और उनका लूप कंप्लीट हो जाता था। लेकिन ऐसे कटिंग बना देने से क्या हुआ कि अब एडी करेंट्स को लंबा रास्ता चलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तो मटेरियल था नहीं, खाली जगह थी, तो लूप बनाने के लिए अब लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। ऐसे लंबा रास्ता चलने की वजह से क्या होगा कि अब ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करने से एडी करेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और उनका इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, होल्स बना दें या कटिंग बना दें, दोनों में एक ही बात होगी। बीच बीच होल्स या कटिंग बनाने का मतलब क्या हुआ, बीच बीच में से हमने मटेरियल को हटा दिया। तो जब मटेरियल को हटा दिया तो एडी करेंट्स का लूप बनाने के लिए उनको ज़्यादा लंबा रास्ता चलना पड़ेगा। ज़्यादा लंबा रास्ता चलने की वजह से एडी करेंट्स की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, उनको रेजिस्टेंस ज़्यादा फेस करना पड़ेगा और इसीलिए एडी करेंट्स का इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा। तो अब एडी करेंट्स के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं? एडी करेंट्स की वजह से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो ऑसिलेटिंग प्लेट था, ऑसिलेटिंग प्लेट को ऑसिलेट कराने में कुछ एनर्जी खर्च हो रही होगी। तो एनर्जी खर्च जो हमने की प्लेट को ऑसिलेट कराने में, वो एडी करेंट्स की वजह से वो जल्दी रुक गया, ऑसिलेशन जल्दी रुक गया, यानी कि जो ऑसिलेशन की एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई, जिसको हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर याद हो तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने सिंपल पेंडुलम ही ले लिया, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, ये ऑसिलेट हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद में ये पेंडुलम का ऑसिलेशन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि एयर का ड्रैग जो है, जिसको एयर का रेजिस्टेंस भी कह दिया जाता है जनरली, एयर का ड्रैग यानी विस्कोसिटी, एयर की विस्कोसिटी की वजह से इस पेंडुलम का ऑसिलेशन रुक जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन उस ड्रैग को अपोज करने में खर्च होती रहती है और फाइनली ये रुक जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि जो प्लेट ऑसिलेट हो रहा था, एडी करेंट्स की वजह से उसके मोशन को अपोज किया जा रहा था, इसीलिए प्लेट की एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन धीरे धीरे कम होती चली गई और वो रुक गया। तो जब एडी करेंट्स का इफेक्ट कम हो गया तो वो ज़्यादा देर तक ऑसिलेट हुआ, क्योंकि उसको अब एडी करेंट्स के अगेंस्ट में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ी। ठीक है, तो एडी करेंट्स की वजह से लॉस क्या होता है कि जहाँ हमें ऑसिलेशन करवाना है वहाँ पर ऑसिलेशन जल्दी रुक जाएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एडी करेंट्स। बट ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, नुकसान वाली चीज़ में भी फ़ायदा ढूंढ लेता है। तो एडी करेंट्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं, जो हमारी बुक में भी दिए हुए हैं। उनमें से कुछ एक एप्लीकेशन है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडक्शन स्टोव, आजकल लगभग सभी घरों में होता है इंडक्शन स्टोव। तो इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है, ये हमारा मान लो इंडक्शन स्टोव है, साइड व्यू देख रहे हैं इंडक्शन स्टोव का। तो इंडक्शन स्टोव के ऊपर जब हम अपना वेसल रखते हैं, ये हमारा इंडक्शन वेसल है जो इंडक्शन स्टोव में काम करता है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा नीचे एक आयरन प्लेट लगा हुआ है, इंडक्शन वाले वेसल में नीचे एक आयरन प्लेट लगा दिया जाता है। तो क्या होता है, इंडक्शन स्टोव के अंदर एक कॉइल रहता है, यहाँ कॉइल भी देखा होगा कुछ लोगों ने, अगर इंडक्शन स्टोव ख़राब हो गया तो उसके अंदर देखना एक कॉइल रहता है। ठीक है, और यहाँ से जो हम करंट सप्लाई देते हैं, तो करंट सप्लाई क्या करता है, इस कॉइल में करंट पास कराता है। बट हम करंट सप्लाई देते हैं एसी, तो एसी के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल अल्टरनेटिंग करंट के बारे में ये जान लो कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ जब करंट पास होगा तो इस कॉइल के अंदर से पास होने वाले करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होगा। तो किसी कॉइल में जब करंट पास होती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट का डायरेक्शन चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो यहाँ जो करंट दिया गया वो दिया गया एसी, अल्टरनेटिंग करंट, और उसकी वजह से इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी इस करंट के लगातार चेंज होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो कॉइल से बनेगा ये इस तरह से ऊपर निकलेगा, फिर जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, बार बार यहाँ डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ये ग्राफ है एसी का, इसमें देखो मैग्नीट्यूड भी कम ज़्यादा होता है, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0,
फिर मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, बट डायरेक्शन भी बदल गया। तो कहने का ये मतलब है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंटिन्यूसली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कितनी तेज़ी से बदलेगा? जितनी इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, जो कि होती है 50 हर्ट्ज़। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का एसी दिया जाता है, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम होगा, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत तेज़ी के साथ, यानी 1 सेकंड में 100 बार चेंज हो रहा है। तो इस चेंज की वजह से ये जो मेटालिक प्लेट यहाँ लगी हुई है, आयरन प्लेट जो है, इसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से इस आयरन प्लेट में एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे, और एडी करंट्स को मेटल में अपना चक्कर पूरा करते समय रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने से ये मेटालिक प्लेट गर्म हो जाएगी, ठीक है, और फिर वेसल में जो खाना रखा गया वो पक जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ पर जो कॉइल है वो हमें हीट नहीं देता है, वो क्या देता है? वो फास्ट वायरिंग, बहुत तेज़ी से बदलने वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें देता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस आयरन प्लेट में क्या हो जाता है? एडी करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, और एडी करंट्स जब मेटल में घूमना पड़ता है तो उन्हें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से गर्मी पैदा होती है, और उस गर्मी से ये खाना बन जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है एडी करंट्स की वजह से। तो ये एक एडी करंट्स का एप्लीकेशन हुआ। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग। ट्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या है? ट्रेन का जो व्हील का एक्सल है, एक्सल मतलब जैसे ये एक्सल है, इधर व्हील लगा हुआ है और इधर व्हील लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेन के जो एक्सल है, एक्सल को अगर हम साइड से देखें, एक्सल सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे एक मोटा रॉड जैसा है ऐसे, तो हम एक्सल का एक साइड देख रहे हैं, एक्सल ऐसे रखा हुआ है। तो एक्सल के दोनों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे रहते हैं, ठीक है। ये हमने नॉर्मल मैग्नेट बना दिए हैं, बट ये एक्चुअली नॉर्मल मैग्नेट्स नहीं होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं कि जब हम करंट पास कराएंगे कॉइल में से तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जब करंट को ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चला जाएगा। तो ये नॉर्मल मैग्नेट्स नहीं है, भले ही हमने यहाँ पे बना दिया है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। तो अभी इनमें मैग्नेटिज्म ज़ीरो है, अभी स्विच ऑन नहीं किया गया है। ये एक्सल आराम से घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये एक्सल घूम रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है, एक्सल ऐसे घूम रहा है, अभी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। तो जब ब्रेकिंग करनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, तो क्या करेंगे? जो ड्राइवर की जो पायलट होगा ट्रेन का, वहाँ पर उसके पास स्विच रहेगा ब्रेकिंग के लिए, तो बटन दबा देगा, बटन दबाते ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ये दोनों जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और ये एक्सल पहले से ही रोटेट हो रहा था, पहले यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन स्विच ऑन करते ही यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में एक मोटा सा मेटेलिक सिलेंडर रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा? अभी जैसे हम लोग बिगिनिंग से ही पढ़ रहे हैं कि फ्लक्स चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, एरिया को चेंज करो, मैग्नेट को रोटेट करो, कॉइल को रोटेट करो, कोई भी तरीके से फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी नहीं हो रहा है, खाली हमने स्विच ऑन कर दिया है, बट एक्सल यहाँ पर कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन की वजह से इसमें फ्लक्स में चेंज होगा एक्सल में, और एडी करंट्स इंड्यूस हो जाएंगे, और एडी करंट्स लेंज लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि जो कॉज था, यहाँ पे कॉज क्या था? एक्सल का रोटेट होना, तो उस कॉज को अपोज करेगा, यानी कि एक्सल के रोटेशन को अपोज किया जाएगा, और फाइनली एक्सल का रोटेशन रुक जाएगा और ट्रेन भी रुक जाएगी। तो इस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग काम करता है। और भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको रीडिंग कर लेना, बेसिक प्रिंसिपल उनमें भी सेम ही होगा। तो ये एडी करंट्स भी हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, छोटा ही क्वेश्चन आएगा एडी करंट्स का, बट है इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टेंस।